हेलो फ्रेंड्स, रवि जीएस एकेडमी पर आप सभी का पुनः फिर से एक बार स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, और वहाँ पर जो देखे थे कि भारत में जो उसका विस्तार था उसके 4 प्रमुख दिशाओं में जो भाग पड़ते थे उसको हम देख लिए थे। तो हम कल कह रहे थे कि जब हम अगले कक्षा में मिलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ मुख्य जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। तो पहले उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं, फिर उसके जो स्थल खोजा गया उसका वर्ष देखेंगे, किनके द्वारा खोजा गया वो पढ़ेंगे, और वो स्थल वर्तमान में कहाँ है उसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हम कल बताए थे कि हम लोग जब 1921 ईस्वी के आसपास थे तो हमें पता था कि भारत में सिर्फ एक ही सभ्यता थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। लेकिन जब 1853 में रेलवे का विस्तार किया गया था, कल बताए थे, तो वहाँ पर जब खुदाई किया गया तो बहुत से अवशेष मिले थे। इन्हें बताए थे कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। कलकत्ता जो म्यूजियम था, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कलकत्ता संग्रहालय या भारतीय म्यूजियम, उसमें उसको रखा गया था। तो इसकी कहानी आगे चालू करते हैं। क्या वहाँ कुछ विशेषता को देखते हैं कि विशेषता क्या थी। जैसे हम बताएं कि हमारे आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व में, उनकी जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। मतलब वैदिक कहने का मतलब है उसमें वेद का भी कुछ निर्माण हुआ। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, वह शहरी सभ्यता थी। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता ये कैसा था, जो सभ्यता था वो एक नगर में था, एक नगर में एग्जिस्ट करता था, इसलिए थी नगरीय सभ्यता। इसका मुख्य विशेषता देखा जाए तो कल ही बताए थे कि हम लोग पढ़े थे कि आदि मानव सबसे पहले क्या था, तांबे का इस्तेमाल या खोज किया था। फिर हम पढ़े थे कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता नाम दिया गया है। बताए थे क्यों, क्योंकि इस समय टीन का आविष्कार हो गया था। तो लोग टीन और किसको मिलाते थे, तांबा को, तो क्या बनता था, कांस, इसलिए इसका पड़ा था नाम कांस्ययुगीन सभ्यता। इसका अगला पॉइंट क्या हो गया था, बताए थे कि इस लोगों ने किसका निर्माण किया था, कांसे का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, कांसे का। इन लोगों ने कांसा का निर्माण किया। ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। यदि तीसरी पॉइंट की चर्चा किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट हम बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसा था, त्रिभुजाकार। बताए थे जिस आकृति थी वो त्रिभुजाकार उस शहर का आकृति मिला था। तो यहाँ बताए थे कि यहाँ पर सुत कांगडोर, फिर यहाँ पर बताए थे मांडा, आलमगीरपुर और नीचे बताए थे दैमाबाद। यदि जिनको याद नहीं रहता है ऐसे याद रख सकते हैं। सम बराबर क्या होता है, सम बराबर ऐड। तो ए से सुत कांगडोर, एम से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। ये हो गया। तब इसमें देखिए कि हम बताए थे कि इसमें लगभग अभी तक वर्तमान में लगभग 2800 स्थल क्या किया गया था, खोजा गया था। 2800 स्थल की खोज हो गई है। 2800 स्थल खोजा गया। तो हम इसकी देख लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी थी और इसकी चौड़ाई कितनी है। इसको देख लेते, थोड़ा सा लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। जो चौड़ा है यहाँ बना देते हैं चौड़ाई इसकी।
ये लंबाई और इसकी चौड़ाई। ऐसे में बताया था इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। तो इसकी लंबाई की यदि बात किया जाए तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है, इसकी लंबाई कहाँ होगी? उत्तर से दक्षिण। इसकी लंबाई की चर्चा किया जाए तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई, पूरब हो गया और पश्चिम, ये है पूरब और ये है पश्चिम, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण चर्चा किया जाए तो हो जाएगा कितना? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अब अगला देखते हैं यहाँ पर कि हम बताएं कि सबसे ज़्यादा स्थल, मतलब सबसे जो स्थल था उसकी संख्या 28 स्थल की खोज हो चुकी है, लेकिन किस स्थान पर सबसे ज़्यादा स्थल था उसकी चर्चा करते हैं। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में देखा गया, संख्या 200। लगभग वहाँ पर 200 स्थल की खोज हो चुकी है। कहाँ पर? हमारे गुजरात में। और लगभग यहाँ पर स्थल और लगभग 1400 बस्ती का पता चला है। जो छोटे छोटे बस्तियाँ होती थी उस बस्तियाँ की 1400 बस्तियों का खोज हुआ। बस्ती समझ में आता होगा, जहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है बस्ती। तो 1400 बस्ती की खोज हुई। अब देखते हैं कि जो स्थल खोजा गया उसमें सबसे बड़ा कौन सा था। और सबसे बड़ा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एग्जिस्ट करती थी सिंधु नदी उसके आसपास के क्षेत्रों में, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी था उसके क्षेत्रों में। तो सबसे बड़ा स्थल कहाँ था? जिसकी बात किया जाए तो सबसे बड़ा स्थल था कहाँ? पाकिस्तान की और भारत दोनों में थी। तो पाकिस्तान की चर्चा करें जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये सबसे बड़ा वहाँ का स्थल था। और कहाँ का? पाकिस्तान का। इसे भारत का बेटा कहा जाता पाकिस्तान को। और सबसे बड़ा स्थल की चर्चा किया जाए भारत में, सबसे बड़ा स्थल कहाँ भारत में? तो राखी गढ़ी थी। राखी गढ़ी ये कहाँ था? भारत में। सबसे बड़ा स्थल कहाँ का? भारत का राखी गढ़ी। पाकिस्तान का पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर एक और विशेषता थी कि यहाँ पर कोई कोई मुद्रा नहीं चलता था। यहाँ पर जो चलती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वाटर सिस्टम मतलब है एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान को कहते हैं वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण है, अभी और है इसकी चर्चा आगे करते हैं। अब इसी में एक और देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो कांसा तो बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका करते थे? तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला धातु था उनके पास तांबा। ये तांबा का सबसे ज़्यादा यूज करते थे। तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग।
ये सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। चारों इसका हम चौहद्दी जो कहते हैं वो बता चुके हैं, कहाँ से कहाँ इसका विस्तार था, किन नदी किनारे था, किन राज्य में, कल सब बता दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो भी 2 वीडियो पड़ा हुआ है, 2 वीडियो है इसके पहले का और 1 वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में हम बताए थे कल कि यहाँ पर कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा गया जिससे हम पढ़ सकते थे। तो यहाँ की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि लुइस ब्रेल जो था अंधे के लिए एक लिपि बनाया था, ब्रेल लिपि, वो इस प्रकार से होता था, उसमें लिखा हुआ, लेकिन उसका जो लेटर होता था वो कुछ उभरा, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, तो कुछ उभरा हुआ होता है जिससे लोग छू करके पढ़ पाते हैं कि ये लिपि क्या थी। तो यहाँ पर एक इस लिपि का निर्माण किया गया था, लेकिन वो पिक्टोग्राफ थी, भाव चित्रवात थी। जो यहाँ पर लिपि बना हुआ था वो चित्र के रूप में था, तो उसमें 64 मूल लिपि था। सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में 64 मूल लिपि था। ये मूल लिपि कैसे थे? भाव चित्रमात्मक 64 मूल लिपि थे जो भाव चित्रात्मक थे, जो भाव चित्रात्मक लिपि थे। ठीक है, इसलिए ये जो लिपि लिखा गया था वे फोटो के आकार का बना हुआ था। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, अब इसका कुछ अलग मतलब है, इस प्रकार से इसका कुछ अलग मतलब है, इस प्रकार से कुछ लेटर लिखा इसका कुछ अलग मतलब था, इसलिए हम लोग उसको समझ नहीं पाए कि वहाँ पर लिखा क्या गया था। तो 64 मूल लिपि थे। और ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जो लिपि लिखा गया था वो किस पत्थर पर थे? तो सेल खड़ी के पत्थर, एक पत्थर बहुत फेमस था, सेल खड़ी का पत्थर। सेल खड़ी के पत्थर पर, सेल खड़ी के पत्थर पर लिपि उद्धृत किए गए थे, मतलब लिपि लिखे गए थे। सेल खड़ी के पत्थर पर लिपि का विकास किया गया था, या सेल खड़ी के पत्थर पर लिपि लिखे गए थे। कहाँ? सिंधु घाटी की सभ्यता में। ऐसे तो हम लोग कल पढ़े थे कि पहली बार मिला था कब? क्योंकि जब रेल खुदाई हुई 1853 में मिल चुका था, लेकिन हम लोग पास उसको पढ़ पाने का क्षमता विकसित नहीं, मतलब हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे उसमें क्या लिखा गया था। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है कि लिपि कहाँ से, लिपि जो लिखी गई थी वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी। तो हम लोग आज लिखने में कैसा यूज करते हैं? हम लोग आज लिखने में यूज करते हैं इस तरफ से इस तरफ, मतलब बाईं से क्या लिखते हैं? दाईं ओर। लेकिन ये जो लिपि की लिखा गया था वो इस ओर से इस ओर लिखा गया था, तो कौन सा हो जाएगा? दाईं, और ये हो जाएगा बाईं। इस ओर से इस ओर लिखा गया था। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत फेमस थी। बताए थे नगर नियोजन, जो नगर का बनावट होता है, सब घर का बनावट एक समान था, और प्लस जल निकासी, जो ड्रेन सिस्टम होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जल निकासी के लिए, जल निकासी के लिए यह महत्वपूर्ण था। पूरे उस समय फेमस था, किस लिए? नगर नियोजन और जल निकासी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला देखा जाए तो हर एक घर में क्या था? हर एक घर में कुआं मिलता था, कुआं मिलता था, आंगन मिलता था, स्नानागार मिलता था। ये हर एक घर में वहाँ का फेमस था। कुआं, आंगन, स्नानागार, एक रसोई घर, ये भी वहाँ मिलते थे। रसोई घर जिसको कहते हैं किचन, रसोई, हर एक घर में ये 4 चीज़ प्रायः देखा गया था। यहाँ के हर एक घर की खूबसूरती थी। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग घर रोड के किनारे है तो क्या करते हैं कि सड़क और दरवाज़ा क्या रोड की मेन सड़क की ओर खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सड़क की दरवाज़ा था, मतलब घर के दरवाज़ा थी या फिर खिड़की था, वो गली में खुला करता था।
घर के दरवाज़ा या जो खिड़की था वह गली में खुला करती थी, गली में खुला करती थी। लेकिन आज हम लोग के यहाँ ऐसा है देखने को मिलता है नहीं, क्योंकि इस समय एक सभ्यता में लोग रहते थे, तो जो सभ्यता एक निश्चित क्षेत्र में लोग पालन करते थे वही सभी लोग उसको पालन करने का काम करते थे। तो घर के दरवाज़ा खिड़की वह जो था वह गली में खुला करता था, सड़क की ओर नहीं खुलता था। तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी खोज कब हुई, कौन कौन सा मुख्य स्थान है, किसने खोज किया और वर्तमान में वह नगर कहाँ पड़ता है। तो देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ स्थल, नदी, वर्ष, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहला लिखा हुआ है हड़प्पा। तो हम लोग कल पढ़े थे कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, वो रावी नदी के किनारे था और वर्तमान में कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। नंबर 2 में है मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज हुई थी 1922 में। नदी कौन सा जगह, सिंधु। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम राखलदास बनर्जी और ये पाकिस्तान का लरकाना जिला में पड़ता है। नंबर 3 में लिखा हुआ चनहुदड़ो, ये पड़ता है कहाँ, देखा जाए तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई, 1931 में। सिंधु नदी के किनारे पड़ती है और अर्नेस्ट मैके या फिर A.K. स्मिथ हैं, M.C. मजुमदार, M.G. मजुमदार थे, M.G. मजुमदार, दोनों ने मिलकर चनहुदड़ो का खोज किया था। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा काली चूड़ियों का समूह होता है कालीबंगा, 1953 में खोज हुई घग्गर नदी किनारे। इसकी खोज करने वाले बीबी लाल और B.K. थापर। याद करने का ट्रिक, यदि चूड़ी नहीं लाएंगे तो आपको बीबी से थापड़ मिलेगा। और ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, राजस्थान। यदि रोपर की बात किया जाए तो इसकी खोज कब हुई, 1953 में। सतलुज नदी के किनारे यागदत्त मिश्र थे और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पंजाब। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछता है, ये सब दे देगा, पूछेगा कि ये जो स्थान है कहाँ पड़ते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे, खोज 1955 SR राव के द्वारा किया गया था। और लोथल कहाँ पड़ता तो गुजरात में। आलमगीरपुर, बताए थे कल कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे, 1958 में इसकी खोज हुई। यागदत्त शर्मा इनकी खोज करने वाले भी थे। और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, जबकि बताए थे यूपी का जो मेरठ जिला था, यहाँ पर इसकी खोज की गई। फिर लिखा हुआ है बनावली, जो पड़ता है सरस्वती नदी के किनारे, 1974 में। खोज करने वाले RS बिष्ट और ये हरियाणा में है। लास्ट में लिखा हुआ 9 नंबर में धौलावीरा, ये इसकी खोज हुई थी 1967 के बीच में, लूनी नदी के किनारे, RS बिष्ट और JP जोशी। ये धौलावीरा कहाँ पड़ता तो गुजरात, जो कच्छ का रण है, जो कच्छ की खाड़ी है, वहीं पर पड़ता धौलावीरा। लास्ट में लिखा हुआ राखी गढ़ी पड़ता है कहाँ, ये पड़ जाएगा आपका हरियाणा में, कृष्णा नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। खोज किसने किया तो रफ़ीक मुगल, और कब हुई तो 1990 में। तो एक बार से फिर से देखते हैं, लिखा हुआ नंबर 1 में हड़प्पा, किस नदी के किनारे, रावी नदी। खोज कब हुई, 1921। उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, ईस्वी 1922। राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान का लरकाना जिला। नंबर 3 की चर्चा किया जाए तो चनहुदड़ो, ये पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, ईस्वी 1931। अर्नेस्ट मैके, M.G. मजुमदार, ये जगह पाकिस्तान। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे,
1953 में बीबी लाल ने और बीके थापर। कहाँ किया था? जो जगह मिलती है वो मिलती है राजस्थान में। रोपड़ सतलुज नदी किनारे 1953 में यज्ञदत्तमिश्र और रोपड़ पड़ा था पंजाब में। लोथल भोगवा नदी किनारे, ऐसा कर सकते हैं लोथ आदमी भोगता है तो लोथल भोगवा नदी किनारे 1955 में एसा राव के द्वारा। और गुजरात आलमगीरपुर हिंडन नदी 1958 यज्ञदत्त शर्मा। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, जो बताए थे सबसे पूरब का जिला था ये। वनावली सरस्वती नदी किनारे 1974 में RS बिष्ट और हरियाणा। फिर लिखा हुआ धौलावीरा लूनी नदी किनारे 1967 RS बिष्ट और JP जोशी। कहाँ पड़ता है? गुजरात कच्छ की खाड़ी। अल्लाह इसमें है राखी गढ़ी, जो है सरस्वती नदी के किनारे 1990 में इसकी खोज हुई। रफ़ीक मुगल करने वाले थे। और राखी गढ़ी हरियाणा। तो यहाँ से आपको ये बड़ा महत्वपूर्ण पूछता है कि कौन सा स्थान किस जगह एक्सिस्ट करता है वर्तमान समय में। तो ये था आपका वर्तमान समय का स्थल। तो अब जब अगले वीडियो मिलेंगे तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला। बहुत कुछ खास चीज़ मिली थी। फिर पढ़े थे मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला। इसकी चर्चा अगले पार्ट में की जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को देखें, जो प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर पूछें। तब तक के लिए जय हिंद।